Hello, class, and welcome to this live session of CladPoint. Now, this live session, what we have decided is that I'll tell you whatever current has happened in the courts. तो जो भी कोर्ट्स में हुआ, हाई कोर्ट में कोई मेजर केस हुआ या सुप्रीम कोर्ट में कुछ मेजर रूलिंग आई विच कैन कम इन योर एग्जाम्स, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. These are our courses. Please आप इनको देखें. There's this contact number you can always contact and get to know more about them. So let's start. ये आता है हम लोग का फर्स्ट केस. ये है दिल्ली हाई कोर्ट का केस. पिंक सिटी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Now there are many cases इसमें से जो कि they're not saying something which has changed the course of law as of now. ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग कुछ बोल रहे थे अब इन कोर्ट्स ने कुछ अलग ही बोल दिया, ज़रूरी नहीं है. Many a times and most of the times कोर्ट सिर्फ reiterate करता है जो पहले बोला जा चुका है. The reason I'm including them in this series is कि हम लोग उन पुराने केसेस की बात कर पाएँ या उस लॉ की बात कर पाएँ जहाँ से ये पूरा जो जजमेंट है वो आया है. सो द फर्स्ट वन, इसमें कोर्ट इज सेइंग कि जो सेक्शन 9 है ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, it cannot be invoked for directing specific performance of the contract itself. अब specific performance of a contract क्या होता है? Let's say A and B have entered into a contract. ठीक है, ये लोग already contract में हैं. Contract क्या है कि A will give B, let's say 2 crore rupees and B will give his land to A. ठीक है, अब A ने ये 2 crore rupees B को दे दिया, लेकिन बी ने ये लैंड का जो ऑल द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग जो प्रॉपर्टी प्रॉपरली दी जाती है वो नहीं दी. ठीक, अब क्या होगा? व्हाट कैन ए डू? ए जा सकता है कोर्ट में और ए बोलेगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट करवाए. कि ask B to give me this land because he has taken 2 crore rupees and we had a contract pertaining to the same. ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कोर्ट ये कह रहा है कि सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. ऑल्सो बिकॉज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अपना ही एक लेजिस्लेशन है एंड उसमें जाना होता है. ठीक है. Second, direction to opposite party to extend the contract for a further period would amount to granting specific relief of the contract. अब कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक रिलीफ इस तरह से भी हो सकता है कि बी को कोर्ट बोलेगा कि ठीक है टिल द एंड ऑफ दिस मंथ 30th आप जो है वो ये लैंड यू विल ट्रांसफर इट टू ए, राइट? But this is also specific performance in a way and therefore this cannot be done through section 9 of Arbitration Act. Third, power can only be exercised for preservation of subject matter of dispute till the decision of the arbitral tribunal. यहाँ पे कोर्ट ये बोल रहा है कि सेक्शन 9 क्यों यूज़ होगा. नाउ सेक्शन 9 क्या है पहले ये देख लेते हैं. सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का कहता है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कोई केस चल रहा है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में कोई इंटरिम मेजर्स चाहिए. इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं? जो एक केस के बीच में लिए जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी का ये वाला जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने देखा, इसमें बी क्या करता है एंड ए गेट्स टू नो कि बी ये लैंड किसी और को सेल कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे और ये ए एंड बी का इसके ऊपर आर्बिट्रेशन चल रहा है. तो यहाँ पे ए विल रीच टू द कोर्ट एंड से कि भाई ये बी सी को जो लैंड देने वाला है, सेल करने वाला है, इसको रोका जाए. बिकॉज अगर ये लैंड सी को सेल हो गई तो फिर तो दिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो पूरा जजमेंट है और पूरा डिसीजन है विल बी रिडंडेंट. कोई कोई पॉइंट ही नहीं है फिर तो इस केस का, है ना? तो ये इस तरह की चीज़ें इंटरिम मेजर्स होते हैं जो बीच में लिए जाते हैं. ये सेक्शन 9 के थ्रू लिए जा सकते हैं. लेकिन कोई इस तरह का जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना हो वो नहीं हो सकता. पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे इस एग्जाम्पल में लैंड, इसको प्रिजर्व करने के लिए आप कोई भी डिसीजन सेक्शन 9 के अंडर दे सकते हो, बट नथिंग एल्स. ठीक है. Now comes the second case, which is Karnataka High Court का case. Supreet Ishwar Devet
versus the state of Karnataka. अब इसमें कोर्ट ने क्या कहा? The court said that accused who is arrested cannot be handcuffed under ordinary circumstances. Second, it is only under extreme circumstances that an accused can be handcuffed. Example, possibility of the accused या under trial prisoner escaping the custody. अब ये दिस इज समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सैडली वी स्टिल हैव द प्रैक्टिस इन कोर्ट्स जहाँ पे वो हैंडकफ करते हैं. दैट्स रॉन्ग. एंड लेट्स सी के पुराने हम लोग के प्रेसिडेंट्स क्या हैं इस पर. So there was a very famous case of Sunil Batra versus Delhi administration. The Supreme Court had held that the indiscriminate resort to handcuffs when accused persons are taken to and from court and the expedient of forcing irons on prison inmates are illegal. ये सिर्फ मना नहीं किया है. द कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज इलीगल. आप अगर एक अक्यूज को जेल से कोर्ट लेके जा रहे हो और कोर्ट से वापस जेल ले जा रहे हो, यू कैन नॉट हैंडकफ द पर्सन. इट इज़ इलीगल and shall be stopped forthwith save in small category of cases. और जो भी केसेस स्मॉल इश्यूज के हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. Reckless handcuffing and chaining in public degrades, puts the shame finer sensibilities in a slur on our culture. तो कोर्ट ये कह रहा है कि जब आप किसी को चेन करते हो इन पब्लिक, क्योंकि कोर्ट क्या है? कोर्ट इज़ अ पब्लिक प्रमाइस, राइट? बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं. तो अगर आप कोर्ट में किसी को हैंडकफ कर रहे हो, चेन कर रहे हो, तो आप डिग्रेड कर रहे हो उस इंसान को. एंड दिस प्रैक्टिस पुट्स दैट पर्सन इन टू शेम. एंड ये कल्चर के लिए भी इट्स रियली बैड कि ये एक बहुत ही दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिजॉर्टेड मेथड्स कि अच्छा ले जाना है जेल, हैंडकफ करके ले गए, वापस लाना है, हैंडकफ करके ले आए. सो दिस शुड नॉट बी डन. उसके बाद एक केस है, एंड दिस इज द लैंडमार्क केस ऑन दिस इशू है सुनील बत्रा भी. दैट्स अ लैंडमार्क केस इन जनरल, बट इस पॉइंट पे प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The court said that to prevent the escape of an under trial in public interest, reasonable, just, and cannot by itself be cascaded, but to bind a man hand and foot, fetter his limbs with hoops of steel, shuffle him along in the streets, and stand him for hours in the courts is to torture him, defile his dignity, vulgarize society, and foul the soul of our constitutional culture. सो यू कैन सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में कोर्ट ने फिर से इसको कंडेम किया कि ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में करना, रीजनेबली एंड जस्टली करना इज़ वन थिंग, लेकिन अगर आप किसी इंसान को ला रहे हो, कोर्ट में हैं या जेल ले जा रहे हैं, वट एवर द केस में बी, और आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव सीन, एक्चुअली पैर से लेके हाथ तक की चेन्स बंधी हुई होती हैं, ठीक है, और उसके लिम्स को स्टील से बांध देना और उसको स्ट्रीट पे लाना ले जाना या उसको कोर्ट में घंटों तक इसी तरह खड़े रखना बांध के, दिस इज़ टॉर्चर फर्स्टली. उसके बाद उसकी डिग्निटी पे फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली. एंड लेट मी टेल यू, जैसे ही ये डिग्निटी की बात आती है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज आर्टिकल 21. सो दिस हैंडकफिंग, indiscriminate handcuffing is illegal and against article 21 of the constitution. एंड ये सोसाइटी के लिए ख़राब है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर के अगेंस्ट है, ठीक है. फिर एक, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ कोर्स एज यू कैन सी, ये है द यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स. ये रूल्स हैं जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेल्सन मंडेला रूल्स, ठीक है. ये अडॉप्ट किए गए थे बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2015. सब ने यूनाइटेडली इसको अडॉप्ट किया था. और इन रूल्स में ये बोला गया है कि द यूज़ ऑफ चेन्स, आयरन्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिस्ट्रेन विच आर इनहेरेंटली डिग्रेडिंग और पेनफुल शैल बी प्रोहिबिटेड. तो ये जो रूल्स हैं ये भी प्रोहिबिट करते हैं द हैंडकफिंग एंड चेनिंग ऑफ पर्सन्स. नाउ देयर इज़ वन लास्ट केस ऑन दिस. ये है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसम 1995 सुप्रीम कोर्ट. Now, I have just quoted a paragraph because it's really nice and it can actually come in your exams in a way कि वो ये
paragraph आपको दे दें and then they ask you which judgment it is and then ask you questions on handcuffing itself. So what did the court say? We declare, direct and lay down as a rule that handcuffs or other fetters shall not be forced on a prisoner convicted or under trial. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो convict हो चुका हो या वो under trial हो. While lodged in a jail anywhere in the country or while transporting or in transit from one jail to another jail. होता है जब ले जाया जाता है एक जेल से दूसरी जेल तो भी हैंडकफ कर देते हैं. Or from jail to court and back. The police and the jail authorities on their own shall have no authority to direct handcuffing of any inmate of a jail in the country or during transport from one jail to another or from jail to court and back. बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पुलिस को और पुलिस की पार पूरी तरह से ले लिए. नो मैटर व्हाट, नो मैटर किस जेल की बात हो, नो मैटर कौन सा क्राइम किया हो, नो मैटर वो कन्विक्टेड हो या अंडर ट्रायल हो, जेल से कोर्ट जा रहा हो, वापस आ रहा हो, एक जेल से दूसरी जेल जा रहा हो, वट एवर मे बी द सर्कमस्टांस, पुलिस ऑफिसर्स हैव नो अथॉरिटी टू डिसाइड कि उनको हैंडकफ किया जा सकता है, मतलब वो किसी और को हैंडकफ कर सकते हैं कि नहीं. Where the police or jail authorities have well-grounded basis for drawing a strong inference that a particular prisoner is likely to jump jail or break out of the custody, then the said prisoner be produced before the magistrate. आप magistrate के सामने उसको ले जाओगे अगर आपको लगता है कि ये जो accused है ये भाग जाएगा and you have like a proper well-grounded basis for that, तो आप क्या करेंगे, magistrate के सामने ले जाएंगे. Concern and a prayer for the permission to handcuff the prisoner be made before the said magistrate. The police cannot decide. Who can decide? The magistrate decides. Save in rare cases of concrete proof regarding proneness of the prisoner to violence, his tendency to escape, he being so dangerous or desperate, and the finding that no other practical way of forbidding escape is available, the magistrate may grant permission to handcuff the person. Now see, यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस के पास पार नहीं है, तो क्या मतलब है, कभी हैंडकफ नहीं हो सकता. अगर पुलिस को लग रहा है कि नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट, ये इंसान बहुत ही ख़तरनाक है, यू कैन एस्केप, देयर आर मेनी पीपल हु कैन हेल्प हिम एस्केप, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे. ठीक है, दैट्स द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, द पुलिस हैज़ नो पावर. सेकेंड पॉइंट, द मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि इवन जो मैजिस्ट्रेट हैं वो भी इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं परमिट कर सकते हाँ हैंडकफ कर दो. नहीं, रेयर केसेस में जहाँ कॉन्क्रीट प्रूफ हो कि ये इंसान भाग जाएगा या वायलेंस करेगा या वो बहुत डेंजरस है, सिर्फ तभी हैंडकफ करने की परमिशन मिलेगी. सो इवन द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट go on giving the permission in every case. It has to be a rare case with concrete proof. ठीक है. Now comes the next case. Miss PXXX versus State of Uttarakhand. इसमें क्या हुआ था? The accused had gone through trial under section 504 and 506 IPC. अब एक accused का already trial हो चुका है 504 and 506 में. He was acquitted in the same. उसको एक्विट कर दिया गया, यानी कि इन अ वेरी ड्रामेटिक वे बाइज्जत बरी कर दिया गया. द कोर्ट हेल्ड दैट ही कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अनदर ट्रायल फॉर द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स एंड सेम चार्जेस. तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऑलरेडी इस पे ट्रायल हो चुका है 504 और 506 का, उन्हीं सेम फैक्ट्स पे, उन्हीं सेम चार्जेस पे आप उसको फिर से ट्रायल नहीं कर सकते. ठीक है. The court said that such a trial would be against Article 20 Clause 2 of the Constitution and Section 300 of CRPC and the settled principles of double jeopardy. अब देखते हैं कि इन सब को डिटेल में थोड़ा. ठीक है. Now 504 just for revision क्या होता है? Intentional insult with the intent to provoke breach of peace. ठीक है. अगर कोई भी इंसान जान करके इंसल्ट कर रहा है इस तरह से कि जो पीस है पब्लिक का वो ब्रेक हो. सेक्शन 506 क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन. इन दोनों के अंडर ये इंसान चार्ज हुआ था. ठीक. उसी पे फिर से केस ट्रायल किया जा रहा था कि सेम फैक्ट्स एंड सेम चार्जेस. तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो अगेंस्ट है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के. क्या है 20 क्लॉज 2? नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. ठीक है. एक इंसान को आप एक फैक्ट्स में सिर्फ एक ही बार यू कैन
पनिश द पर्सन, ठीक है। आप बिकॉज इमेजिन एक क्राइम कर दिया किसी ने एंड उसी पे बार 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 ही इज बीइंग टेस्टेड, ट्राइड, चार्ज्ड, ये तो नहीं हो सकता। एंड ऑब्वियसली द पेंडेंसी ऑफ द केसेस, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 300, सेम चीज़ बोलता है सेक्शन 300, पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड, कन्विक्ट हो या एक्विट हो फर्क नहीं पड़ता, कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। अगर वो एक्विट भी हो गया, अगर ये मान भी लें कि हाँ इसको सज़ा मिल गई 504 और 506 में, तो उसके बाद फिर से नहीं ट्रायल किया जा सकता कि ना सज़ा कम मिली है, इसको तो और सज़ा मिलनी चाहिए थी। यू कैन नॉट डू दैट। इस पे दो मैक्सिम्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेमो डेबिट बिग्स वेक्सरी मीन्स अ पर्सन मस्ट नॉट पुट इन पेरल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही ऑफेंस के लिए आपको दो बार टेस्ट नहीं किया जा सकता। Outrefort is convict and outrefort is acquit. No person should be prosecuted twice for the offence he was previously acquitted or convicted for. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक्विट हुआ है कि कन्विक्ट हुआ है, एक बार ट्रायल हो गया तो ट्रायल हो गया, ठीक है। यस, अगर डिस्चार्ज हुआ है विच इज़ बिफोर द चार्जेस वर फ्रेम्ड, और तो एक इंसान है उस पर एक्यूजेशन लगा, लेट्स से 504 एंड 506 का ही FIR हुई, कोर्ट में केस गया और चार्ज के टाइम पे कोर्ट ने कहा कि नहीं इस पर कोई चार्जेस नहीं बनते हैं एंड वी आर डिस्चार्जिंग हिम, इस पर चार्जेस ही नहीं फ्रेम हुआ है। ट्रायल चलता है और लोगों पे, ठीक है, और इसी फैक्ट्स के और लोगों पे ABC पे फिर भी ट्रायल चला, D को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब आगे जब केस बढ़ता गया देन द कोर्ट सेज कि एंड रियलाइजेस कि जो D है प्रोबेबली ही इज़ अ पार्टी टू द होल ऑफेंस। तो अब कोर्ट क्या यहाँ पे इसको D को फिर से बुला सकता है, या फिर ये जो प्रिंसिपल है हम लोग का डबल GORD का वो अप्लाई होगा? द आंसर इज़ कि कोर्ट बुला सकता है डेफिनेटली एंड डबल GORD नहीं होगा, या इस पर दोबारा केस हो सकता है, हाउएवर द केस में भी, इसलिए क्योंकि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। और यहाँ पे जो हम लोग को ये 20 clause 2 है आर्टिकल या सेक्शन 300 है, ये सिर्फ डबल GORD की बात करता है तब जब एक्विट या कन्विक्ट हुआ हो। डिस्चार्ज तो हो जाते हैं ट्रायल शुरू होने से पहले ही, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई इंसान डिस्चार्ज हुआ है तो उस पर फिर से ट्रायल चल सकता है, इनफैक्ट उस पर ट्रायल चल सकता है क्योंकि पहली बार तो ट्रायल चला ही नहीं था। नेक्स्ट इज Mahadev versus Director General, Border Security Force. Now, what happened? The court said the accused need not prove the existence of private self-defense beyond reasonable doubt, and that it would suffice if he could show the preponderance of probabilities is in his favor, just as in civil cases. Criminal cases जो होते हैं इसमें जो burden of proof होता है ये क्या होता है? Beyond reasonable doubt। अगर आपको कुछ भी प्रूव करना है तो यू हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, ठीक है, कि कोई शक ही नहीं बचता है कि हाँ दिस इज व्हाट इट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। जो सिविल केसेस होते हैं ऑन द अदर हैंड, उन पे उनका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो सिर्फ होता है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, कि यही सबसे ज़्यादा प्रोबेबल सिनारियो है। अब कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई इंसान है जिसने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा, किसी को हार्म पहुंचाया, अब उसे ये प्रूफ करना होगा कि ये हमने सेल्फ डिफेंस में किया, तो ये बात कि हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं करना है, दो इट्स अ क्रिमिनल केस, फिर भी हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। व्हाट विल डू इज़ हम लोग सिविल केस की वो रखेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ, और उस इंसान को सिर्फ इतना तक प्रूव करना होगा कि ये प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का था, ठीक है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो यहाँ पे कम हो जाता है। द पर्सन हैज़ टू जस्ट से कि हाँ ये प्रोबेबल चीज़ है कि हम सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहे थे एंड दैट विल बी इट, ठीक है। यहाँ कोर्ट ने क्या कहा? टू सम अप द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नेसेसरली अ डिफेंसिव राइट which is available only when the circumstances so justify it. These circumstances are those that have been elaborated in IPC. IPC में बहुत ही elaborate आपको 96 से 106 में मिल जाएगा पूरा. Such a right would be available to the accused
when he or his property is faced with a danger and there is little scope of the state machinery coming to his aid. अगर आप state machinery को बुला सकते हैं तो आप private defense use नहीं करते हैं, ठीक है? You go and call the state machinery, the police. At the same time, the courts must keep in mind that the extent of the violence used by the accused for defending himself or his property, क्योंकि against body and property दोनों होता है private defense, should be in proportion to the injury apprehended. अगेन ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि जो आप जब सेल्फ डिफेंस कर रहे हो तो आप बदले में उतना ही हार्म कर सकते हो जितना कि प्रोपोर्शन हो. इट्स नॉट लाइक किसी ने ईंटा फेंक के मारा, गोली चला दी उस पर. दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल. तो हमेशा जो सेल्फ डिफेंस है वो प्रोपोर्शनल होना होता है, ठीक है? नाउ कम्स सर्विस चार्ज. ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है आजकल. जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने गाइडलाइंस दी हैं कि यू द रेस्टोरेंट्स हैव टू स्टॉप लेविंग द सर्विस चार्ज. अब सर्विस चार्ज होता क्या है? आप लोग जब रेस्टोरेंट्स जाते होंगे तो बिल में अगर कोई पुराना बिल हो देन प्लीज़ गो थ्रू. उसमें पूरा लिखा होगा कि दिस इंग्रेडिएंट, दिस फॉर दिस मैच, ये जो खाना है वो इतने का है, एवरीथिंग. एंड में होगा एक सर्विस चार्ज, उसके बाद होंगे टैक्सेस. तो यानी कि जो सर्विस चार्ज है दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टैक्सेस, ठीक है? टैक्स क्या होता है? सर्विस टैक्स जो है वो टैक्स होता है, ठीक है? टैक्स इज समथिंग जो गवर्नमेंट को जाए, राइट? जो सर्विस चार्ज होता है ये गवर्नमेंट को नहीं जाता है. इट डज नॉट गो टू द गवर्नमेंट. इट्स लाइक ये हर बिल में जो कंज्यूमर होता है, रेस्टोरेंट एक पर्टिकुलर सर्विस चार्ज लगाता है, मोस्टली 5 to 10%. लेट्स से यहाँ पे आया 50 रुपीज़, ठीक है? अब ये एक बिल पे 50 रुपीज़ आया, दूसरे पे 60 आया, फिर तीसरे पे 70 आया, फिर 100 आया. ये जितना भी सर्विस चार्ज है ये रेस्टोरेंट अपने पास रखता है. इट इज़ विद द रेस्टोरेंट, ठीक है? ये गवर्नमेंट को नहीं जाता. इन द एंड मोस्टली ऑफ द मंथ और जिस भी तरह से उनका फंक्शनिंग हो, जितना भी सर्विस चार्ज कलेक्ट होता है वो सारे रेस्टोरेंट के लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाता है. सो जो हम लोग टिप दे के आते थे, वो जो टिप क्या होती है, इफ़ यू वांट टू टिप यू में, आपको 10 रुपीज़ देना, आपको 20 रुपीज़ देने, कितना देना है दैट्स योर चॉइस. ये जो सर्विस चार्ज है इट्स लाइक अ मैंडेटरी टिप दे आर टेकिंग फ्रॉम अस. बिल में लगा के वो टिप ले रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ये मना किया गया कि ये ज़बरदस्ती किसी भी कंज्यूमर पे नहीं की जाती कि नहीं टिप तो देनी पड़ेगी. क्यों? इतनी टिप हम क्यों दें? जितनी भी आई वांट आई विल गिव. इफ़ आई डोंट वांट आई विल नॉट गिव, राइट? तो ये इसीलिए जो सर्विस चार्ज है इस पर बहुत टाइम से अब द गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप लेविंग इट. So now if you go to any hotel, any restaurant and you find के service charge लिया गया है, then you can actually complain, ठीक है? ये consumer court में ये केस जाता है और consumer court will actually take action and make the restaurant pay back much more money than they have taken from you in the name of service charge. इस तरह के cases हो भी रहे हैं आजकल. So that's all for the weekly wind up. I hope आप लोग को समझ में आया हो. And if you people like it, then we have more courses. You can enroll in them. You can ask about them. This is the number. ये number है. Please feel free. काफ़ी सारे batches हैं. You can inquire about them. And that's all. Thank you so much and have a great day. Bye bye.